जय हिंद दोस्तों। तेजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी में मैं हरी सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के पहले अध्याय को लेकर के आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अध्याय बहुत ही मायने रखता है, जिसे बोलते हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। किस तरह से हमारे संविधान में बदलाव हुए, कैसे क्रम दर क्रम यह बदला और जाकर के 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तब एक मुकम्मल पहचान दे पाया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हो पाया। इस संदर्भ में दोस्तों, बीच में कई पड़ाव आए। उन पड़ावों में कहीं कहीं जो कमियां रह गईं उनको दुरुस्त किया गया और समय समय पर, और जब देश स्वतंत्र हुआ तब अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी बातें लाई गई। वो हम आपको पढ़ाएंगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत उसमें पढ़ाएंगे। लेकिन जो कुछ भी अच्छा था, देश की विविधता, देश की अलग अलग संस्कृति और देश की अलग अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया गया। संविधान की विशेषताओं पर एक वीडियो बनेगा जब हम ये समाप्त कर लेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। उसके बाद इसकी विशेषताओं पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल आप लोग आज मेरे साथ देखने वाले हैं कि किस धरातल पर संविधान खड़ा हुआ। ये धरातल, ये मिट्टी, ये मैदान किसने बनाया था जिस पर संविधान की इमारत खड़ी हुई? तो निश्चित रूप से चाहे अनचाहे इसे किसने बनाया था? इसे अंग्रेजों ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, जो यहाँ पर एक व्यापारी बनकर आए और बाद में क्या बन गए? लुटेरे बन गए। तो ठीक है, व्यापारी के भेष में लुटेरे आए थे इस देश में। चाहे अनचाहे कुछ अच्छा किया, काफी बुरा किया, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। आज हम लोग 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बारे में बात करेंगे और इन दोनों युद्धों का एक बड़े स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत की एक एक करके सभी रियासतें, भारत की सभी राज्यों पर और प्रमुख राज्यों पर एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कब्जा कर लिया, वहां से शुरू हो जाता है हमारे संविधान के विकास की पहली सीढ़ी। तो सबसे पहले आज हमने जो है आपके लिए लिखित में लेके आते हैं, ताकि लिखने में जो समय अनावश्यक जाता है वो बच जाए और आपको आपके समय का उपयोग हो जाए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। परीक्षाओं में आप लगे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, वनडे कॉम्पिटिशन, लेखपाल से लेकर के यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तमाम परीक्षाओं में आप लगे हैं, मुझे पता है। इसलिए आपका समय बहुत है। वैसे कहने को ये तमाम चीज़ें याद हैं। सबसे पहले बच्चों, एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल उस माहौल में चलिए जहाँ पर इस संविधान की नींव रखी जा रही है। एकदम बैकग्राउंड में चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड इतिहास, सब कुछ बैकग्राउंड। जैसे नहीं बोलते हैं टीवी सीरियल में, पिछले एपिसोड में आपने देखा, आप लोगों ने बचपन में चंद्रकांता और क्या अली बाबा 40 चोर और विक्रम बेताल जो देखा होगा, तो पहले क्या कहते थे? पिछले एपिसोड में आपने देखा, ऐसा बोलते थे। तो आज भी आप पिछले एपिसोड में जाएंगे 26 जनवरी 1950 के पहले के एपिसोड में, जहां पे हमारे संविधान का क्रमिक विकास हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, चाहे अनचाहे। 1757 का जो कालखंड था वो भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय संविधान के विकास की पहली वो पिलर था। 1757 की प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक युद्ध हुआ था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत ये लड़ाई लड़ी गई थी। कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारवादी और हड़प नीति, और उसके सामने बंगाल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, अपनी गौरव के लिए लड़ रहा था, अपनी प्रभुसत्ता के लिए लड़ रहा था। 1757 के प्लासी के युद्ध में निश्चित रूप से
रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत ही तेज तर्रार सेनापति था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय बंगाल का गवर्नर था, वह युद्ध का अभियान संभाल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, और दूसरी ओर से बंगाल की शान आन और बान के लिए लड़ रहा था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला लेकिन इस बात से अनभिज्ञ था, उसे इस बात की तैयारी करनी चाहिए थी कि कहीं उसके घर में जो भेदिए हैं उन्होंने कहीं भेद तो नहीं खोल दिया है, उसके घर में जो भेदिए हैं उन्होंने कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे वो लूप होल्स तो नहीं बता दिए हैं, या क्या कुछ षड्यंत्र रचा गया था। इससे अनभिज्ञ जो नवाब था, जब वो मैदान जंग में जाता है तो क्लाइव आश्वस्त था, क्योंकि उसने पर्दे के पीछे ही लड़ाई की पूरी भूमिका और पूरा का पूरा उसका रिजल्ट तक डिक्लेयर कर दिया था। बंगाल के अगले नवाब के पद की लालसा दे करके उसके सेनापति को, जिसे मीर जाफर कहते हैं, मीर जाफर का नाम जब भी याद किया जाता है मित्रों, तो सबसे घाती, भीतरघाती, विश्वासघाती इन नामों से जाना जाता है। और जब मैदान जंग में जब जंग का ऐलान हुआ तो भारी भरकम सेना के साथ इधर नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वो आश्वस्त था अपने युद्ध की विजय को लेकर के, क्योंकि उसमें मीर मदान और कई लोग थे जो उसके विश्वास पात्र थे, साथ में उसको तो मीर जाफर पे भी तो विश्वास था जो उसका सेनापति था। बोला कि हुजूर आप आगे बढ़िए, हम देख लेंगे। लेकिन जब ऐलान जंग होता है तो वह सेनाओं को आगे बढ़ने का आक्रमण ही नहीं देता, या यूं कहें कि एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें स्वयं बंगाल का नवाब सिराज फंस जाता है। षड्यंत्र के द्वारा सिराज को हरा दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि 1757 के जो प्लासी का युद्ध है वह अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल रणनीतिक तौर पर ही जीत लिया था। कुछ 100 सिपाहियों को लेकर के एक भारी भरकम सेना को हरा देना यह निश्चित रूप से कूटनीतिक जीत थी क्लाइव की, और बंगाल जैसे गौरवशाली राज्य पर कब्जा हो जाता है एक कंपनी का, और लगभग आधा भारत के हृदय पर कब्जा हो जाता है। यहां से हटा हुआ, यहां से जब इसे पदच्युत कर दिया जाता है तो अगला जो धोखेबाज था मीर जाफर, उसे बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। बदले में युद्ध का हर्जाना और ढेर सारे पुरस्कार और पैसे मांगती है कंपनी, इन्हें देना पड़ता है, और लगातार उगाही का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जब आप किसी और के बैकअप से आते हैं ना, तो आपको हमेशा उसे संतुष्ट करना होता है। यही किया किसने? मीर जाफर ने। लेकिन एक समय के बाद ये अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये निष्क्रिय नकारा सा लगने लगा, तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। मीर कासिम अपने ससुर से यानी मीर जाफर से तेज था। इसने अंग्रेजों की कुटिल चालों को समझ लिया था, अतः इसने राजधानी स्थानांतरित करी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी करने के बाद किलेबंदी करवाना और यूरोपीय पद्धति से सैनिकों का प्रशिक्षण करना, तोपखाना, तोड़दार बंदूकें बनवाना, ये तमाम काम जो है शुरू कर दिया था मीर कासिम ने। साथ में उसने अंग्रेजों को जो एक रंगदारी टैक्स जिसको बोलते हैं, गुंडा टैक्स, वो सब देने से लगभग मना कर दिया। अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा, तेज तो वो था लेकिन तेज अपना काम भी तो करेगा भाई, कोई आदमी तेज आप लगाएंगे तो अपने लिए भी तो तेज दिमाग यूज करेगा। यही किया था मीर कासिम ने। अंग्रेजों ने फिर जो है हार मारकर उसको पदच्युत किया, उसके थ्रोन से रिप्लेस किया, और फिर से उसी आदमी को लाया। कौन था? मीर जाफर। इस बात से अपमानित मीर कासिम चला जाता है उन भारतीय राजाओं के पास इस उम्मीद से कि इस बार एकजुट नहीं हुए तो जीवन भर हम इन अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे, और हमारी पीढ़ियां, हमारी पुश्तें इन अंग्रेजों की गुलामी में अपना जीवन बिताएंगी। जाता है, और वो कहाँ जाता है? अवध। अवध के नवाब सिराजुद्दौला वहीं पर बिहार में रह रहा था निर्वासित होकर के। कौन? दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों लोगों ने अपनी मीटिंग करी, किन्होंने? मीर कासिम ने, अवध का नवाब सिराजुद्दौला ने, और दिल्ली का जो भागा हुआ वहां से छुपा हुआ, कहते हैं दिल्ली में नहीं रहता था, बिहार के आसपास रहता था, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों ने संयुक्त सेनाएं बनाई, और अगला जो मैदान जंग जो डिक्लेयर होता है वो था 1764 का। ये अक्टूबर के महीने में लड़ा गया 1764 के बक्सर का युद्ध।
बच्चों 1764 के बक्सर का युद्ध भारतीय सेनाओं की सम्मान, प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति और पराक्रम का जहां परीक्षा था, वहीं पर अंग्रेजों ने इस बार लड़ाई में अपने सबसे शानदार, अपने सबसे होनहार अफसरों को लगाया था, ताकि कोई कसर न छूटे। इस बार की लड़ाई हिंदुस्तान के आर या पार की होनी थी। या तो ये जीतेंगे तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, और हारेंगे तो इस बार दब के रहना पड़ेगा। तो इस बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो है कप्तान कौन था, बताइएगा मुझे, आप टेक्स्ट करके बताइएगा कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था प्रमुख कप्तान कौन था। वैसे मैं बताऊंगा, लिखा भी है इसमें अभी देखिएगा मत, पहले टेक्स्ट कर लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध में कौन कप्तान था जो नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। बक्सर का युद्ध भी भारतीय हार जाते हैं, संयुक्त सेनाएं हार जाती हैं। बक्सर का युद्ध संयुक्त सेनाएं हार जाती हैं, और इस तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली समेत पूरे भारत पर अनौपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, पकड़ हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर पकड़ करने के लिए 4 राज्य काफी थे, बाकी तो केवल कोरम मात्र था। और आप देखेंगे कि डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा एक एक करके सबको हड़पा है, और तमाम इनके इस्तेमरारी बंदोबस्त और कौन सा जमींदारी बंदोबस्त, हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, तमाम बंदोबस्त के द्वारा भारतीयों को अपने मुट्ठी में कब्जा कर लिया गया। वो आगे की कहानी है। फिलहाल बक्सर का युद्ध और जो है प्लासी का युद्ध भारतीय हार चुके हैं। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी थी, अब हमारे क्या बन के आ गई, अब हमारी शागिर्द बन के आ गई, हमारी मालिक बन के आ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। उसी को कंट्रोल करने के लिए वहां पर ब्रिटेन की महारानी के द्वारा समय समय पर रेगुलेट करने के लिए एक्ट जो लाए गए, उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। वो जो कानूनों की एक श्रृंखला थी, एक जो चेन थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट, वही कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के जो माला है उसमें वो स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब मोती का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मेरे साथ पेन और कॉपी ले लीजिए, और ये देखिएगा यहाँ से सवाल तो आता ही आता है, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप दे रहे हो आपको पता है। सो इसको अच्छे से गंभीरता से नोट कर लीजिए। क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है कि आंग्ल भारतीय, पहला पॉइंट है आंग्ल भारतीय संहिताओं और विधि, ठीक है, के विकास की नींव कब पड़ी है, तो उसमें लिखा है 1600 ईस्वी के चार्टर से। तो 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर की डेट है, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया, जिसके द्वारा ये भारत और पूर्वी देशों में अपना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हुए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चों की ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर के पद का सृजन किया गया, कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो गवर्नर का जो पद था ये कब सृजित किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। आगे भी डिटेल में बताएंगे इसको। 1934 में, देखिए ये थोड़ा करंट से जुड़ा है, 1934 में एम.एन. राय, जिन्होंने संविधान का क्या तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था, उनके सुझाए गए उपाय को अमल में लाने के लिए 1946 ईस्वी में संविधान सभा, पार्लियामेंट्री असेंबली, ये बहुत बार पूछता है कब गठित हुआ था, 1946 में, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आईएमपी लिख दिया है, का गठन हुआ। यहाँ को आपने नोट कर लिया। आगे आते हैं, भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास, तो इसको अंग्रेजी वाले लिखेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कहता है कि 1757 का प्लासी का युद्ध, जो मैं अभी हाल ही में आपको बताया था, अवध का नवाब, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है रियासतों के बारे में, अवध का नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि इसमें जो है सिराज के सेनापति, मैंने इसका यहाँ पे थोड़ा सा डेमन टाइप का मुंह बनाया है क्योंकि इसके कर्म अच्छे नहीं थे। सिराज के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण ये इसका जो है ड्रैकुला टाइप का मुंह बना है, इसलिए क्योंकि भाई भारत में अपने घर का मामला घर में सुलझाइए ना, क्यों विदेशियों को निमंत्रित करते हैं अपने घर में डाका डालने के लिए।
तो ये तो आपके घर का मामला था, आपके आपके वो सुल्तान थे, आपके राजा थे, आपने उनके खिलाफ विदेशियों को भारत में न्योता दिया। ऐसा खैर लिस्ट बहुत लंबी है। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यहाँ पे देखिए अगला आता है 1764 का बक्सर का युद्ध। मैंने कहा था कि इस युद्ध में क्या होता है कि लगातार वो गिफ्ट देते हुए, हर्जाना देते हुए, मालगुजारी देते हुए वो एक तरह से अस्थिर सा हो गया था, बेकार सा हो गया था, डंप सा हो गया था। कौन? मीर जाफर। तो अंग्रेजों को लगा कोई तेज तर्रार आदमी बैठा दें तो शायद वो मामला ठीक हो जाए, तो इसने मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि अवध, बंगाल और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सेनाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। संयुक्त सेनाओं की हार हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी हार होती है? जो भारत की संयुक्त सेनाएं थी। और इसका नेतृत्व जो मैंने आपसे पूछा था कि टेक्स्ट करिएगा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज कप्तान हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें जो हार का कारण है, जो भारतीयों के हार का कारण था, ये निश्चित रूप से पहले वाले का तो कूटनीति था अंग्रेजों का, इसमें था अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य कुशलता और क्या था? एवं नेतृत्व। इनके सेनापति भी अव्वल दर्जे के थे। यहाँ पे भारतीयों की पोल खुल गई। इसके बाद बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन कर लिया, मतलब जब जमा लिया, तो ब्रिटेन की महारानी को लगा कि अब समय आ गया है कि इस पर नकेल कसा जाए, कहीं ज़्यादा लूटपाट तो नहीं मचा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अपने यहाँ ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टाटा, अडानी, अंबानी, ये लोग सपोज करिए कि ये लोग जाते हैं अफ्रीका में या किसी ऐसे गरीब देश में जहाँ पर ये लोग जाते हैं व्यापार करने, और धीरे धीरे पूरा इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और उन पर राज करना शुरू करते हैं। तो जो केंद्र की भारत सरकार है वो भी तो नकेल कसेगी ना। इसी तरह से हुआ कि वहाँ की एक कंपनी जब यहाँ पे मालिक बन बैठी है, तब ब्रिटेन की महारानी ने समय समय पर इनको नियंत्रित करने के लिए जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा। चलिए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। इसको देखिए, सब साफ साफ लिखा हुआ है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। जबकि पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरा पॉइंट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन कब होता है? 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो एलिजाबेथ इम्पे थे, इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एलिजाबेथ इम्पे, नोट कर लीजिएगा कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जो वो थे चीफ जस्टिस, वो कौन थे? सर एलिजाबेथ इम्पे। उनके साथ जो थे चैम्बर थे, लैम्स्टर थे, एक और थे, तो 3 और थे। नोट कर लीजिएगा, एलिजाबेथ इम्पे उसके सीजेआई थे। निजी व्यापार में रिश्वत उपहार बंद कर दिया गया, क्योंकि ये शिकायत गई थी ब्रिटेन में कि यहाँ पर रिश्वत और उपहार का सिलसिला चल रहा है। कंपनी पर पहली बार संसदीय प्रणाली, मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है बच्चों, लाल रंग खतरे का निशान है, इसको नोट कर लीजिएगा। संसदीय प्रणाली लागू होती है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में क्या आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इसको तो आप नोट ही कर लीजिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये छोटी किताबों में ये नहीं लिखते, ये छुप जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया ये गया कि जो न्यायपालिका है उससे कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। मतलब अब जो न्यायालय का काम है वह केवल कानून और उस पर लागू करना, उससे पालन करवाना था, जबकि राजस्व वसूलना और ये जो बाकी काम थे, ये इससे अलग कर लिया गया। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और हमें कैसी कैसी कक्षाएं चाहिए, किन किन सब्जेक्ट की चाहिए। और मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है, आप अपनी तरफ से देखिए क्या कर सकते हैं। इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है
तो हर एक छोटे छोटे विषय के गूढ़ गूढ़ चीज़ों को, बहुत ही कॉम्प्लिकेट और जटिल चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान से अनथ्रेड करेंगे, उसके धागों को खोलेंगे, और आप एग्ज़ाम में किसी तरह से भी घुमा के पूछेगा, आप उसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कार्नवालिस जो है, कार्नवालिस को प्रमुख सेनापति, ये सवाल कई बार आया है, छोटी बुक में नहीं मिलेगा आपको। प्रमुख सेनापति और गवर्नर जनरल किस अध्यादेश अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, जो बाद में आएगा। अगला आता है तीसरा बच्चों, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात यह होती है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को, मतलब कि इनका जो ट्रेड था, व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे बीओडी लिखा हुआ है, और कंपनी के प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों को देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है 1784 में। ठीक है। तो आज एक छोटा सा पहला वीडियो है 1784 को आगे कंटिन्यू करते हुए 1793 का एक्ट, 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के बाद 1853, 1853 के बाद 1858 जब भारत में रिवोल्ट होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1858 के बाद 1861। ठीक है। 1892, 1909 मार्लियामेंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये सब हम अगले एक या दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग इन तमाम चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बगल हट जाता हूँ क्योंकि ये पीडीएफ जैसा काम करेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों, इसे आप एक संविधान का एक नोट्स बनाइए हैंडमेड, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ के भी वन लाइनर कराऊंगा, तो उसमें भी उसे लिखते रहिएगा। तेज़ी से कक्षाएं मिलेंगी आपको, और ये कक्षाएं अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, जो एलिजिबल और जो इच्छुक लोग हैं उनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आपका शेयर करना, आपका लाइक करना और आपका हमसे संवाद करना कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करता है, हमें प्रमोट करता है। निश्चित रूप से एक अभियान में लगे हैं ताकि हजारों बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे प्रोत्साहन चाहिए। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले जो है एपिसोड में हम लेकर के आएंगे इसका दूसरा अध्याय, भारतीय संविधान के विकास का ऐतिहासिक, उसमें एक से एक गौड़ बातों को बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।